हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 24 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में नुच मॉम के पास पहुंची होती है। यहाँ पर मॉम नुच के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती हैं डैड की डेथ तेरी वजह से हुई है। तुमने डैड को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया और उसकी वजह से वो चैन के पास गया। देख लो, उसकी तुम्हारी वजह से डेथ हो गई। जब वो नुच को बहुत ज़्यादा मारने लगती हैं तो टाइम बीच में आता है नुच को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं नुच जब घर पहुंचती है तो वहाँ पर डैड को ना पाकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ यही हाल कुछ टाइम का भी होता है। वो भी डैड के साथ अपनी फ़ोटोज़ देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा अफसोस मना रहा होता है। थोड़ी देर बाद नुच टाइम के पास आती है। जब टाइम नुच के वूंड्स को रियलाइज़ करता है तो उनके ऊपर वो ऑइंटमेंट लगाता है। यहाँ ये दोनों थोड़ी देर इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर टाइम, उसकी मॉम और नुच हॉस्पिटल पहुँचे होते हैं डैड की बॉडी कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो पुलिस वाला फ्रेंड होता है टाइम का, वो बताता है डैड ने खुदकुशी नहीं की है बल्कि उसका मर्डर किया गया है। यहाँ पर मॉम अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं और वो अनकॉन्शियस होके गिरने ही लगती हैं। यहाँ पर पुलिस टाइम से पूछती है क्या तुम्हें डैड के मर्डर के पीछे किसी के ऊपर शक है। तो यहाँ पर टाइम उसे बोलता है कि बस डैड के मर्डर के पीछे एक ही आदमी का हाथ हो सकता है, वो है चुन। अगले दिन डैड की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए टाइम ऑफिस पहुंचा होता है। यहाँ पर उसको चुन के ऊपर पूरी तरीके से शक होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं टाइम जो होते हैं वो अपनी मॉम को डैड के रिचुअल्स परफॉर्म करवा रहा होता है। डैड के रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए चुन की मॉम भी वहाँ पहुँची होती है। जैसे ही चुन की मॉम को डैड की मॉम देखती हैं वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगती हैं। कहती हैं तेरे बेटे ने मेरे बेटे को मार डाला है। यहाँ पर वो अपना आपा खो देती हैं और फिर से बेहोश हो जाती हैं। अगले सीन में हमें दिखाते हैं चुन भी डैड के रिचुअल्स परफॉर्म करने पहुंचा होता है। टाइम ने कुछ अपने आदमी छोड़े होते हैं जो कि चुन के ऊपर नजर रखे होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं टाइम के पास पुलिस का कॉल आया होता है और बोलता है अगर चुन की कार में से एसडी कार्ड मिल जाए उसके कैमरे में से तो हमें ये पता चल जाएगा कि डैड के मर्डर वाले दिन चुन किस लोकेशन पे था। तब टाइम चुन की कार में से एसडी कार्ड निकाल ही रहा होता है तब तक रिन आ जाता है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा होता है कि चुन ने अपना मोबाइल वहीं पर कार में छोड़ दिया होता है। उसे लेने रिन पहुंचा होता है। रिन को देखकर टाइम को आगाह कर देते हैं उसके आदमी और उसे कार से उतरने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर टाइम चुन की कार में से एसडी कार्ड निकालने में सक्सेसफुल नहीं हुआ होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं मारिसा भी डैड के रिचुअल्स परफॉर्म करने पहुंची होती है। वहीं पर वो कॉल करके चुन को बोलती है आज शाम को हम लोग मिलेंगे। यहाँ पर चुन भी बोलता है हाँ हम लोग जरूर मिलेंगे। ये सब पीछे खड़ी हुई वाड़ी देख रही होती है। वाड़ी को आते रिन भी देखता है। डैड के सारे रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा होता है और नुच उसे संभाल रही होती है। ये सब पीछे खड़ी हुई मारिसा भी देख रही होती है और बोलती है नुच से कि तुम कितनी बेकार लड़की हो। अभी तो तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई है और तुम छोटे भाई पे फिर से डोरे डालना शुरू कर दी हो। पर नुच भी पीछे नहीं रहती है और बोलती है कि एटलीस्ट तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती हो चलेगा, मगर मेरे मरे हुए हस्बैंड की तो रिस्पेक्ट करो और अपने फ्रेंड टाइम की तो रिस्पेक्ट करो। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं वाड़ी जब वॉशरूम की तरफ जा ही रही होती है तो रिन उसे अचानक से रोक लेता है और वहाँ पर जब वाड़ी खड़े होकर रिन से बात कर रही होती है तो पीछे से चुन भी आ जाता है। चुन वाड़ी को तो किसी से बात करते हुए देखता है मगर वो ये नहीं देख पाता है कि वो रिन से ही बात कर रही थी। यहाँ पर चुन वाड़ी को कन्विंस करने की कोशिश भी करता है कि वो उससे डिवोर्स ना ले।
टाइम जब एसडी कार्ड लेने में सक्सेसफुल नहीं हुआ होता है तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसको सजेस्ट करता है कि कैसे भी करके चुन का डीएनए कलेक्ट कर लो, तो उससे पता चल जाएगा कि उस दिन चुन कहाँ पर था और क्या वो इन्वॉल्व है डैड के मर्डर केस में। अगले दिन टाइम चुन के कैबिन में पहुंचा होता है उसका डीएनए कलेक्ट करने के लिए। जब चुन के कैबिन में उसका डीएनए कलेक्ट कर ही रहा होता है, पीछे से चुन आ जाता है और टाइम से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर टाइम चुन के ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए उसको उकसाता है और उसको एक पंच भी मार देता है। टाइम ने चुन के सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए होते हैं, वो अपने फ्रेंड को उनके सैंपल देने आया होता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं टाइम जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मॉम फिर से नुच के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं और उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। यहाँ पर नुच को बचाते बचाते मॉम फिर से बेहोश हो जाती है और टाइम उसको हॉस्पिटल में लेके आता है। यहाँ पर डॉक्टर टाइम को सजेस्ट करता है कि नुच को मॉम के सामने ना लाया जाए क्योंकि उनकी मेंटल स्टेट अभी सही नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं मॉम को जब होश आया होता है तो वो टाइम से प्रॉमिस लेती हैं कि वो कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाएगा। यहाँ पर ये दोनों फिर से इमोशनल हो जाते हैं। चुन अटॉर्नी के पास पहुंचा होता है। डैड के डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टीज उसको मिलने वाली होती है, इसके बारे में पूछने के लिए। यहाँ पर अटॉर्नी चुन को बोलता है तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग सीईओ की तरह काम कर सकते हो, ओरिजिनल सीईओ तुम तभी बन सकते हो जब ग्रैंड मदर एग्री करेंगी। यहाँ पर अटॉर्नी फिर से चुन को याद दिलाता है कि तुम्हें 2 साल के अंदर अंदर एक बेबी करना होगा, तभी तुम ओरिजिनल हेयर बन पाओगे इस पूरे एम्पायर के। इतना सुनते ही चुन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर चुन की मॉम बोलती है तुम वाड़ी से तलाक ले रहे हो, 2 साल के अंदर तुम्हें बेबी कैसा होगा। तो यहाँ पर चुन बोलता है उसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं चुन मारिसा के पास पहुंचा होता है और वहाँ पर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नुच यहाँ पर टाइम से बोलती है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है, मुझे नहीं लगता है अब मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। तो यहाँ पर टाइम उसे रोकते हो बोलता है एक तुम ही तो हो जो मुझे सपोर्ट कर सकती हो, अगर तुम भी मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा। अगले सीन में हमें दिखाते हैं आज एक्चुअल हियरिंग का दिन होता है जहाँ पर वाड़ी और चुन के डिवोर्स की केस फाइल होने वाली होती है। यहाँ पर वाड़ी की तबीयत खराब हो जाती है और चुन रिन से बोलता है वाड़ी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वाड़ी को पता चलता है कि वाड़ी एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। यहाँ पर चुन के तो कान खड़े हो जाते हैं। चुन वाड़ी को घर में जाकर बात करने के लिए बोलकर उसे घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वाड़ी को चुन बोलता है मुझे पता है ये बेबी मेरा नहीं है, मगर मैं इस टाइम तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा, बस तुम अटॉर्नी को कॉल करोगी और बोलोगी कि मैं अब चुन से डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं चुन के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। ये सब पीछे खड़ा हुआ रिन भी सुन रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर यहाँ पर वाड़ी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो चुन की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं टाइम के पास पुलिस का कॉल आया होता है और बताते हैं कि चुन का डैड के मर्डर केस में कोई भी हाथ नहीं है, मगर हमें एक की कार्ड मिला है, ज़रूर इस बंदे का मर्डर केस से इन्वॉल्वमेंट होगा। वाड़ी जब अटॉर्नी को कॉल कर ही रही होती है, पीछे से रिन आ जाता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम ये काम मत करो। यहाँ पर वाड़ी उसे रोकते हुए बोलती है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर रिन उसे बोलता है कि हम भाग चलते हैं।
अरे यहाँ पर रिन को रोकते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है कि रिन हमारे बारे में कहीं से भी पता लगा लेगा, और अगर चुन को ये पता चला कि इस बेबी के फादर तुम हो तो वो तुमको भी मार डालेगा। यहाँ पर ये दोनों थोड़ी देर इमोशनल हो जाते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि नुच जब अपने घर में काम कर ही रही होती है तो सेम कार्ड उसे उसकी ड्रॉर में से मिलता है। ये बात बताने के लिए तुरंत नुच टाइम के पास भागते हुए जाती है और बताती है कि डैड का कार्ड तो डैड की अलमीरा में रखा था और वो कार्ड किसी और का होगा। तो यहाँ पर टाइम भी बिना टाइम गवाए अपने फ्रेंड को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं टाइम और उसका फ्रेंड वहीं पहुंचा होता है जिस अपार्टमेंट की ये की कार्ड्स होते हैं। इसके पास जो कार्ड होता है उससे वो गेट खुल जाता है। तो यहाँ पर सारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और पता चल जाता है कि डैड के मर्डर के केस के पीछे चैन का ही हाथ है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं चैन डैड की फोटो के सामने फूट फूट कर रो रहा होता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे चैन ने डैड को कॉल किया था मर्डर वाले दिन पर, और चैन डैड से मिलने भी गया था। एक्चुअली यहाँ पर चैन का प्लान था कि डैड को कन्विंस करना चाहता था कि वो मीडिया के सामने आकर ये बोले कि जो वीडियो में शख्स है वो नहीं है। डैड जब चैन की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो वो ज़बरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में डैड का मर्डर हो जाता है। चैन जब डैड का गला दबा ही रहा होता है तब डैड के फ़ोन पर नुच का फ़ोन आ रहा होता है। का फ़ोन उठाने के लिए डैड अपने आप को चैन से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है और इसी हाथापाई में उसका मर्डर हो चुका होता है। चैन अपने आप को बचाने के लिए इस मर्डर मिस्ट्री को सुसाइडल केस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और सारे एविडेंस रिमूव करने की कोशिश करता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं मारिसा चुन को बहुत ज़्यादा कॉल कर रही होती है। वहाँ पर दिखाते हैं कि चुन उसके कॉल को पिक नहीं कर रहा होता है। चुन कसिनो के मालिक के पास पहुँचा होता है और उसे अश्योर कराता है जो भी आप मोलासिस की कंपनी स्टार्ट करने वाले थे, अब मैं नया सीईओ बनने वाला हूँ तो मैं आपकी कंपनी स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करूँगा। अगले सीन में हमें दिखाते हैं नुच सोफे पर ही सो रही होती है। पीछे से टाइम आता है और उसके हाथ से उसकी बुक अलग करते हुए उसे सोते हुए निहारने लगता है। थोड़ी देर बाद जब नुच की आँख खुलती है तो वो टाइम से पूछती है कि जो तुम इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे वो हो गई कंप्लीट, क्या चैन ही डैड के मर्डर के पीछे है? यहाँ पर टाइम नुच की बातों पे हामी भरता है और बोलता है चैन ही है डैड का मर्डरर। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दे। थैंक यू।